हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे द स्नेयर बाय जेम्स स्टीफेंस। तो जेम्स स्टीफेंस जो कि एक आयरिश पोएट थे, जो डबलिन के स्लम्स में पले बड़े, आयरिश नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ईस्टर राइजिंग में का ये एक हिस्सा रहे, को विटनेस किया और उस पर इन्होंने उससे संबंधित इन्होंने कई पोएम्स भी लिखी। और यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानवरों के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखना चाहिए और उनकी पीड़ा, उनके कष्टों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी स्वतंत्रता को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उनकी स्वतंत्रता का मोल भी हमें समझना चाहिए। और इसका जो संबंध है वो सीधा ईस्टर राइजिंग से भी है। जैसा मैंने कहा कि 1916 में जो ईस्टर राइजिंग हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उसमें करीब 3,500 आयरिश लोगों को ब्रिटिश ने जेल में बंद कर दिया था, उन्हें बंदी बना लिया था। तो यहाँ इस पोएम में जो रैबिट की चीखो पुकार है, वो एक तरह से उन लोगों की चीखो पुकार है। रैबिट की जो निस्सहाय स्थिति है, वो एक तरह से उन लोगों की निस्सहाय स्थिति है जहाँ कई निर्दोष लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया था, बंदी बना लिया गया था। तो उस बात को भी यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा इस पोएम में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइसेस का पोएट ने यूज़ किया है। जैसे कि पोएट ने यहाँ पर हम कह सकते हैं रिफ्रेन या स्टैंजा लिंकिंग का यूज़ किया है। स्टैंजा लिंकिंग का मतलब हर स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है उसे अगले स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के रूप में यूज़ किया गया है, जो कि पोएम को एक म्यूजिकल क्वालिटी प्रदान करती है और साथ में पोएट अपनी बात को इस तरह से एम्फेसाइज भी कर पाते हैं। तो इस स्टैंजा लिंकिंग को हम रेफ्रेन या कॉन्कैटिनेशन भी कह सकते हैं, जो कि इसको हम और रिफाइंड वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है। जो शुरू के 3 स्टैंजाज हैं उनमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है। आयम्बिक टेट्रामीटर से मतलब है इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस का एक पैटर्न फॉलो होता है, और टेट्रा का मतलब 4 यानी कि 4 फुट इसमें होते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको विद एग्जाम्पल मैंने लिटरेरी डिवाइसेस नाम के एक वीडियो में प्रोवाइड की हुई है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके इस आयम्बिक टेट्रामीटर या पेंटामीटर को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस पैटर्न उसमें फॉलो किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्नेयर है वो स्नेयर एक तरह से एक मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। यानी ये मेटाफर है एक ट्रैप का, जो किसी की स्वतंत्रता को छीन लेता है। जैसे मैंने कहा कि आयरिश लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, उन लोगों को बंदी बना लिया गया था, वैसे ही यहाँ रैबिट जो है वो ट्रैप में है, उसकी स्वतंत्रता जो है वो यहाँ पर छिन गई है। तो वो जो पीड़ा होती है, वो जो कष्ट होता है, उस कष्ट को यहाँ पर, उस पीड़ा को यहाँ पर पोएट ने एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी किस तरह से पोएट यहाँ पर इन सारी बातों को हमें कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से इन सब आइडियाज़ को पोएट ने यहाँ पर पोएम के में पिरोया है। तो इट बिगिंस लाइक दिस: आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। तो अचानक मुझे एक चीख, एक पुकार सुनाई देती है, कोई रैबिट जाल में फंस गया है। अचानक मुझे एक चीख, एक पुकार सुनाई देती है, कोई रैबिट जाल में फंस गया है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मुझे फिर से वो पुकार सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता वो आवाज कहाँ से आ रही है। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है, जो ये बताता है कि पोएट कितना विचलित है उस आवाज़ को सुन करके, उस पुकार को सुन करके,
और जो फोर्थ लाइन में जो बट का यूज किया है और जो रिपीट हो रहा है वो ये बताता है कि पोएट कितना निस्सहाय और असहाय महसूस कर रहा है। तो ये दोनों बातें हम उस ईस्टर राइजिंग के सेंस में भी हम इसको कन्वे कर सकते हैं कि जहां 3,500 लोग जिनमें कई निर्दोष थे जिनको जेल में बंद कर दिया गया, तो उनकी चीखों पुकार जिसको सुनकर पोएट जो है काफी विचलित है और काफी निस्सहाय महसूस कर रहा है। तो वो जो स्वतंत्रता का ह्रास वहां हुआ, लॉस हुआ, उसको यहाँ पर इस मेटाफर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता ये आवाज कहाँ से आ रही है, पुकार कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। और फिर यहाँ पर पोएट उसकी उस दर्द को, उस चीखो पुकार को यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। वो सहायता के लिए, AID, एड यानी हेल्प, सहायता, वो सहायता के लिए पुकार रहा है, वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। एंड crying out on the frightened air। तो frightened air, उस एटमॉस्फेयर को उसने कैसा भयाक्रांत, भयग्रस्त कर दिया है। तो crying out on the frightened air, उस संपूर्ण एटमॉस्फेयर और संपूर्ण वातावरण को उसने भयाक्रांत कर दिया है, पूरा वातावरण भयग्रस्त हो चुका है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और हर कोई वहां डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो उस वातावरण को पोएट ने बिल्कुल सटीक शब्दों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कैसे जब एक चीखो पुकार की आवाज जंगल में आती है तो कैसे जानवर अपने कान खड़े कर लेते हैं, कैसे वो सहम जाते हैं, छिप जाते हैं। तो बिल्कुल वही अवस्था यहाँ पर पोएट ने बताने की कोशिश की है कि कैसे पूरा वातावरण जो है वो भयाक्रांत हो चुका है और कैसे जो है सब डरे और सहमे हुए हैं वहां पर। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkling up his little face as he cries again for aid। तो कैसे वहां सब डरे सहमे हुए हैं और जब वो फिर से, जब वो पुनः सहायता के लिए पुकारता है, चिल्लाता है, उसका चेहरा दर्द से ऐंठ रहा है। तो हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिस तरह से पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि वो जो ऐंठन उसके चेहरे पर है, वो दर्द, उस दर्द की तीव्रता, उस दर्द की तीक्ष्णता को हम महसूस कर सकते हैं कि पोएट भी किस तरह से उस दर्द को महसूस कर रहा है और उसी तीव्रता से पोएट ने उस दर्द को यहाँ पर कन्वे भी किया है इसके माध्यम से कि उसका चेहरा पूरा उस दर्द से ऐंठ रहा है। एक ऐंठन उसके चेहरे पर है जब वो फिर से दर्द सहायता के लिए पुकारता है, जब वो फिर से सहायता के लिए चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को लोकेट नहीं कर पाता हूं, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पाता हूं कि वो कहां से वो आवाज आ रही है, कहां से वो पुकार सुनाई दे रही है। मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉ इज इन अ स्नेयर, जहां उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। मैं नहीं ढूंढ पाता वो स्थान जहां उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है कि कहाँ, किस जगह वो जाल है और कहाँ, किस जगह वो जाल में फंसा हुआ है। little one, I'm searching everywhere। लेकिन पोएट भी बहुत विचलित है और बहुत perturbed फील कर रहा है और वो चारों तरफ से ढूंढ रहा है, उसे एड्रेस करते हुए। जैसे यहाँ पर पोएट ने अपोस्ट्रफी का यूज किया, तो अपोस्ट्रफी मतलब पोएट जो है एक लिटरेरी डिवाइस जिसमें हम जो इनविजिबल या एब्सेंट होते हैं उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो प्रेजेंट हो या विजिबल हो। तो इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रफी। तो ये
ग्रामेटिकल टर्म नहीं, यहाँ पर मैं इसे लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज किया गया है। और पोएट उसे संबोधित करते हुए कह रहा है कि लिटिल वन, जैसे मानो वो कोई छोटा बच्चा हो जो फंसा हुआ है और पोएट उसकी सहायता करना चाह रहा है, तो उसकी उस दर्द और पुकार को सुन करके पोएट ये कहता है कि लिटिल वन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें हर जगह तलाश रहा हूँ। और पोएट लेकिन उस स्थान को लोकेट नहीं कर पाता है, उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता है, और वो पुकार सुनाई देती है उसको। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आयरिश लोगों की चीखो पुकार जिन्हें ब्रिटिश ने बंदी बना लिया था, वो जिस तरह से पोएट के मन को विचलित करती है, वो बात यहाँ पर कन्वे हो रही है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमें जानवरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके दर्द और पीड़ा को हमें समझना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता के महत्व को हमें जानना चाहिए, और उन्हें उनसे उनकी स्वतंत्रता हमें नहीं छीननी चाहिए। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टैंजा लिंकिंग, जिसे मैंने रेफ्रेन का नाम दिया है, मतलब जिसे हम रेफ्रेन भी कहते हैं, का यूज़ है। स्नेयर यहाँ पर एक तरह से मेटाफर है एक ट्रैप के लिए, जिसे किसी की स्वतंत्रता छीनने के लिए, किसी को कैद में रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ स्नेयर का एक बड़ा अर्थ भी है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़, जो पहले 3 स्टैंजा है उनमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ हो रहा है। और चौथी बात, यहाँ पर पोएट ने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। और जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जो रेफ्रेन है वो म्यूज़िकल क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है और अपनी बातों को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेशन मार्क पोएट ने यूज़ किया है वो अपनी विचलित अवस्था को बताने के लिए, विचलित मानसिक अवस्था को बताने के लिए है। और जो बट का यूज़ किया है वो पोएट की असहाय और निस्सहाय स्थिति को बताने के लिए किया गया है। तो ये सारी बातें इस पोएम में कन्वे की गई हैं। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरह के और भी कई सारी वीडियोस और कई सारी इंस्ट्रक्टिव और डिडक्टिव चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए आप बिल्कुल बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।